अपन कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में कि कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन के बारे में लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, ठीक है। सो देखो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत मतलब अगर उसका जो प्योर उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये काफी लंबा चौड़ा मेथड है, ठीक है। सो मैं उसको एक बार लंबे चौड़े मेथड को आपको दिखा जरूर देता हूँ और उसको शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको मेनली याद क्या रखना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में डिस्कशन कर दूंगा, बाकी एक लॉन्ग मेथड जिस तरीके से करते हैं एक्चुअल में वो बता देता हूँ। सो ये तरीका है कॉपर के एक्सट्रैक्शन का, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले क्रशिंग ऑब्वियस है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, और कौन सा है, चाल्कोपाइराइड दैट इज CuFeS2, CuFeS2 का इस्तेमाल करते हैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, दिस इज द मेन ओर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में, फिर उसको स्मेल्टिंग करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, फिर बेसमराइजेशन करते हैं और फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। हमको बस इन मेथड्स को ध्यान रखना है कि मेथड्स कौन कौन से हैं, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में। इन सारे रिएक्शंस को हमको नहीं याद रखना, क्योंकि ये सारे रिएक्शन बोर्ड्स में तो कतई नहीं आने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। बाकी बोर्ड्स में जो आने वाले मैं उस फ्लो चार्ट को बना देता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं और मैं बोर्ड्स वाला फ्लो चार्ट आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके बगल में बना देता हूँ कि किस तरीके से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। चलो, सो सबसे पहली चीज है कि भैया अपने पास ओर लिया गया, ध्यान देना, ओर लिया गया। क्रशिंग तो हम करते ही हैं, तो सबको पता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। याद रखिएगा ये जो ओर है इसको कैसे अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, चूंकि सल्फाइड है तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन से क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। सो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ दैट इज दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन मेथड, और किससे, तो फ्रोथ फ्लोटेशन से। इसके बाद इसका किया जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं सारे स्टेप्स को लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिएक्शंस पे हमको माथा पेची नहीं करना है। आइसोलेशन में क्या क्या इस्तेमाल है, तो अपने को जितने भी इस्तेमाल किएगा आइसोलेशन में उन स्टेप्स को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला किया जाता है रोस्टिंग, फिर किया जाता है स्मेल्टिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, बेसमराइजेशन या फिर रिएक्शन इन बेसेमर फर्नेस, तो दिस इज बेसेमराइजेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बस यहाँ एक है जो आपको ध्यान रखना है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉपर कैसे बेसमराइजेशन में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे Cu2S जो है ये पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑटो रिडक्शन, याद करो वही कहानी है जो बेसमराइजेशन में होती है। तो Cu2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है पहले Cu2O साथ में SO2, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये Cu2S और ये जो Cu2O है ये दोनों रिएक्ट करके क्या देते हैं, Cu और साथ में SO2, ठीक है। सो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, ये जो पूरा का पूरा ये जो स्टेप है ये आता है आपके आइसोलेशन में। तीनों का इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन करने के लिए। एक चीज है, जब स्मेल्टिंग करते हैं तो यहाँ पे अपने पास एक गैंग निकलता है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड एज अ गैंग रहता है। सो FeO एक गैंग होता है जिसमें को हम सिलिका डाल के इसको अलग कर लेते हैं, ये हम पहले भी पढ़े थे। SiO2 जो है ये यूज होता है एक बार एज अ गैंग, एक बार एज अ फ्लक्स, ठीक है। तो ये बन जाता है अपने पास FeSiO3, ठीक है। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, दिस इज अ गैंग, दिस इज फ्लक्स और दिस इज अपने पास स्लैग, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म में कहानी हो गई कि हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। और लास्ट में है इसका प्यूरिफिकेशन, वो करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। अब ये अभी आप नहीं पढ़े, ये थोड़ी देर में पढ़िएगा कि भैया इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से इसका हम क्या कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। सो दिस इज प्यूरिफिकेशन। डन है, तो फटाफट छापो कि किस तरीके से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। ये मेथड आपको मैं PDF डाल दूंगा, आप वहां से इस पूरे डिटेल्स को लिख सकते हैं। बाकी शॉर्ट में आपको बता दिया
कैसे ये कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। छापो फटाफट से। और चाहो तो आप लिख लेना कौन सा और है अपने पास, दैट इज चाल्कोपाइराइड CuFeS2। ठीक है, और के बगल में चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे CuFeS2 के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया गया। छापिए जल्दी से। छाप के फटाक से मैसेज करो मेरे को। दो रिएक्शंस यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन रिएक्शंस को याद रखिएगा। एक तो गैंग वाला और दूसरा कॉपर का खुद का सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, रोट आयरन का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए करते हैं निमेश। स्टेनलेस स्टील भी जो बनता है उसमें रोट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। छाप लिया सबने? ओके दीक्षा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज भैया कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो हेडिंग डाल लो एल्यूमिनियम और फटाफट से अपन बात करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन पे। सो एल्यूमिनियम को मेनली बॉक्साइड ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि फेरिक ऑक्साइड और सिलिका जो होते हैं, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका जो होते हैं एज अ कॉन्टामिनेशन होते हैं, मतलब एज अ गैंग रहते हैं वहां पे। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का निकालना और सिलिका को निकालना बहुत जरूरी है बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब एक्सट्रैक्ट करने से पहले इसको निकालना जरूरी है। Thus, the extraction of aluminium from the bauxite ore involve the following 3 steps। 3 स्टेप्स में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस पर बात करते हैं कैसे। देखो समझो इस चीज को, एल्यूमिनियम का जो ओर था उसमें क्या है ना कि पहले से सिलिका प्रेजेंट है और आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। हमारा काम क्या है, इन दोनों गैंग को अलग करना, तब जाके हम हेल हेराल्ड प्रोसेस कर सकते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। सो आइसोलेशन करने से पहले जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा टफ जॉब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुछ पहले से क्या प्रेजेंट है, कुछ उटपटांग से यहाँ पे गैंग प्रेजेंट है। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो बॉक्साइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमने एकदम स्टार्ट में एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज लीचिंग कॉन्सेंट्रेशन मेथड में, और उसमें भी बॉक्साइट के लिए यूज किया करते थे बेयर्स प्रोसेस। तो हम करते क्या है बेसिकली, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम के ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम बेयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में इन दोनों को अलग करने के लिए, इन दोनों गैंग को अलग करने के लिए बेयर्स प्रोसेस के साथ एक और भी प्रोसेस को अटैच कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज सरपेक प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरपेक प्रोसेस। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सरपेक प्रोसेस, और उसके बाद करते हैं हेल हेराल्ड प्रोसेस, और लास्ट में हुक्स प्रोसेस से हम उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ इसका फ्लो चार्ट, ध्यान दो इसकी कहानी कैसी है। ठीक है, देखो उसके बाद ये लिख लेना, पूरी कहानी लिखना, पहले इधर देखो कि अपने पास ओर है,
और कौन सा है, बॉक्साइट है। और कौन सा है, तो बॉक्साइट है, दैट इज Al2O3, बॉक्साइट और लिया। इसको सबसे पहले क्या किया कि बेयर्स प्रोसेस कराया। लीचिंग में याद करो बेयर्स प्रोसेस पढ़ते थे, तो पहले कराया बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में होता क्या है, NaOH के साथ डिसॉल्व करके बाहर निकाल लेते हैं। बेयर्स प्रोसेस, लेकिन सिर्फ बेयर्स प्रोसेस से काम नहीं चलता, क्योंकि ये जो दो नालायक हैं ये बेयर्स प्रोसेस से अलग नहीं हो पाते। तो यहाँ पे एक और भी प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सरपेक प्रोसेस। ये आपको पढ़ना नहीं है, सरपेक प्रोसेस, बस ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम में इस्तेमाल करते हैं इसको, सरपेक प्रोसेस। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एल्यूमिनियम को कॉन्सेंट्रेट किया जा सके, बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। अब कॉन्सेंट्रेटेड बॉक्साइट ओर मिल गया। इसके बाद हम इसका करते हैं अब एक्सट्रैक्शन। कैसे करते हैं एक्सट्रैक्शन, तो करते हैं हेल हेरोल्ड प्रोसेस, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। हेल हेरोल्ड प्रोसेस से इसका क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। तो यहां से हमको हो गया आइसोलेशन मेटल का, मेटल अपना बाहर हो गया, आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन जो बोलना है बोल सकते हो। सो ये हो गया आइसोलेशन। किससे करते हैं, तो हेल हेरोल्ड प्रोसेस से। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉपी को पीछे पलटो आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो एल्यूमिनियम मिलता है वो प्योर एल्यूमिनियम तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब उसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन कैसे करते हैं, तो रिफाइन करते हैं हम हूप्स प्रोसेस से। हूप्स प्रोसेस, बस आपको ध्यान रखना है कि प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस उसका नाम क्या है, वो हूप्स प्रोसेस। और इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इस एल्यूमिनियम को क्या कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया रिफाइन, अपना काम बन गया। तो बेसिकली क्या है, पहले बेयर्स, साथ में सरपेक, उसके बाद आइसोलेशन दैट इज हेल हेरोल्ड, और लास्ट में हूप्स प्रोसेस, और यहाँ से हमको मिल गया प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है। सो इस पूरे कहानी को आप छापिए, ये पॉइंट्स मैंने ऊपर का समझा दिया। बेयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर है ये हॉल प्रोसेस कौन सा है, ये हॉल प्रोसेस मेनली वही कहानी है जैसे सरपेक है ना, इसी सरपेक टाइप का ही एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हॉल प्रोसेस। ठीक है, उसको भी हमको पढ़ना नहीं है। एंड द लास्ट वन इज सरपेक प्रोसेस। इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। हॉल से अलग हो जाता है अपने पास फेरिक ऑक्साइड, सरपेक से अलग हो जाता है सिलिका, और बेयर से अलग हो जाता है अपने पास जो अदर फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी होती है, जो अदर गैंग होता है वो। फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना, छापो फटाफट से। एल्यूमिनियम को, एल्यूमिना, बिल्कुल एल्यूमिना का मतलब होता है Al2O3। एल्यूमिना वर्ड इज यूज्ड फॉर द बॉक्साइट दैट इज Al2O3। पूरी कहानी छापिए फटाफट से। छाप लिया? नहीं, छापो 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 भाई, छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो आराम से।
छाप लिया सबने? हो गया क्या? अच्छा अभी नहीं हुआ, छापो छापो भाई, छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो। छाप के मैसेज करो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट से, रिफाइन सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, फटाफट से जिंक की बात करेंगे अपन। चलो, सो जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सिंपल है। मेनली अपने पास जो इंपॉर्टेंट में थे, जो कॉम्प्लेक्स थे, वो था आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। जिंक बहुत आसान है। क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड का जो ओर है, इसको पहले करते हैं फ्लोट फ्लोटेशन। हमको पता है सल्फाइड है, फ्लोट फ्लोटेशन करा, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन मेथड। उसके बाद करते हैं रोस्टिंग और फिर स्मेल्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, तो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, सल्फाइड हो रहे हैं, जिंक ऑक्साइड मिल गया, SO2 मिल गया। स्मेल्टिंग मतलब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट कर दिया, जिंक मिल गया, साथ में CO2 मिल गया। दिस इज द आइसोलेशन मेथड, बीच वाला। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके इसको क्या कर लेते हैं, हम प्योर जिंक को प्राप्त कर लेते हैं। तो फटाफट से छापो, कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। दिस इज सिंपल मेथड, आसानी से हो जाता है, करो फटाफट से। फ्लोट फ्लोटेशन, चूंकि सल्फाइड था, उसके बाद किया रोस्टिंग, ऑब्वियस है सल्फाइड के लिए रोस्टिंग ही करते हैं, फिर किया ऑक्साइड बनाने के बाद स्मेल्टिंग, और लास्ट में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। छापो फटाफट से जिंक के लिए।
छाप लिया सबने? डन है? चलो ठीक है। सो यहां तक आपके पास कहानी होगी कि भैया मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, किसको किसको हम स्पेसिफिकली पढ़ लिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इन चारों को हमने स्पेसिफिकली पढ़ लिया, इन चारों को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेकिन सब में हमने एक चीज देखी है कि लास्ट में भैया रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमको मेटल मिलता है भैया वो प्योर मेटल नहीं मिलता, वहाँ बहुत सारी इम्प्योरिटी अभी भी रहती हैं, तो हमें उस मेटल को रिफाइन करना पड़ता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। सो प्यूरिफिकेशन बोल लो या रिफाइनिंग बोल लो, बात क्या है, सेम है। सो हम मेटल्स को रिफाइन कैसे करते हैं, तो जनरल कुछ मेथड्स हैं रिफाइनिंग के, आज अपन उस पर बात करेंगे। दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। किस किस मेथड से इस्तेमाल रिफाइन किया जाता है? सो पहला है दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। इसके दो तरीके हैं, या तो मॉन्ड्स या तो वैन एर्कल, ठीक है। उसके बाद है जोन रिफाइनिंग, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक एंड क्रोमेटोग्राफी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेपर फेज रिफाइनिंग में MONDS मॉन्ड्स प्रोसेस, दूसरा वैन आर्कल ARKEL प्रोसेस, ठीक है। फिर है जोन रिफाइनिंग, फिर है लिक्वेशन, फिर है डिस्टिलेशन, फिर है इलेक्ट्रोलिटिक और फिर है क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से हम मेटल्स को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उन सभी को रिफाइन करते हैं। सो हम इन सारे मेथड्स को एक एक करके अपन देखते जाएंगे कि इन सारे मेथड्स में कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। पहले रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हेडिंग डालो, उसमें ये सारे मेथड्स को लिखो और सब पे हम एक एक करके बात करेंगे। डालो फटाफट से हेडिंग और इन सबको छापो। इन सबको छापो, तब तक मैं थोड़ा सा रेडी करते रहता हूँ, ठीक है। छापो। छाप लिया? चलो, सो हम एक एक करके इन सब पे बात करेंगे, सारे मेथड्स पे, ठीक है। सो सबसे पहला अपने पास है दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। तो देखिए भैया वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है। सो देखो वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है, ऐसे समझो, पहले समझाता हूँ। हमने कोई चीज ली, मान लो कि मेरे पास ये पेन है, ये पेन जो है ये एक इम्प्योर मेटल का बना हुआ है। हम इस चीज पेन को क्या करेंगे ना, किसी और जिससे रिएक्ट कराएंगे, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो मैंने इसको रिएक्ट करा दिया कार्बन मोनोऑक्साइड से। सो रिएक्ट होने के बाद जो इस पेन का प्रोडक्ट बनेगा उसमें वोलेटाइल नेचर है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा भी हीट दोगे ना वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो ये पेन जो था वो इम्प्योर आयरन का बना हुआ था, मतलब ये आयरन भी है और आयरन के साथ साथ कुछ इसमें इम्प्योरिटी है। चलो आयरन के बजाय हम निकल ले लेते हैं। मान लो निकल का ये पेन था और ये निकल के पेन में कुछ इम्प्योरिटीज भी है, मान लो प्योर निकल लिए, कुछ इसमें उटपटांग चीजें भी हैं। हमने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराया। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट होने के बाद अब क्या हुआ कि बन गया ये कंपाउंड दैट इज निकल कार्बोनिल। निकल कार्बोनिल जो है ना वेपराइज हो सकता है, वो सबलाइम हो सकता है। उसको हीट किया वो सबलाइम हो गया, और सबलाइम का मतलब क्या है, गैसियस फेज में आ गया, वो लेटाइल था वो। उसको लिया, उसको फिर कंडेंस करके हमने सॉलिड बना लिया, दैट इज हमारे पास निकल कार्बोनिल का सॉलिड फॉर्म मिल गया। हमारा इम्प्योरिटी जैसे के तैसे जहां था वहां छूट गया, हमें बन मिल चुका है अब प्योर निकल कार्बोनिल। उस प्योर निकल कार्बोनिल को फिर से बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, वहां से CO बाहर निकल गया, हमको सिर्फ निकल मिल गया। तो बेसिकली किया क्या,
एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया मेटल को जो कि एक वोलेटाइल नेचर रखता है, और उसमें कन्वर्ट करके उसको बाहर निकाला, उसको कंडेंस किया, और कंडेंस करके फिर से उस वोलेटाइल नेचर वाले कंपाउंड को हीट कर दिया, उसमें से जो चीजें रिएक्ट कराई गई थी उन दोनों को अलग अलग कर दिया, एक गैस था वो बाहर निकल गया, हमको प्योर मेटल मिल गया। अब ये दो तरीके से किया जाता है और खास मेटल्स के लिए, सबके लिए नहीं एप्लीकेबल है। जैसे निकल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस। क्या होता है इसमें, इम्प्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया, ये बन गया वोलेटाइल निकल कार्बोनिल। इस वोलेटाइल निकल कार्बोनिल को कंडेंस किया पहले और फिर उसके बाद इसको हीट कर दिया। हीट करने से फर्क क्या पड़ा, निकल हमारा प्योर फॉर्म में अलग हो गया, सीओ अलग हो गया, अपना काम बन गया। हम यही तो चाहते थे, इम्प्योर निकल को किस में कन्वर्ट कर दे, प्योर निकल में कन्वर्ट कर दे। उसी तरीके से एक प्रोसेस है, सेम तरीका सेम फंडे पे, दैट इज वैन आर्कल। वैन आर्कल किसके लिए, जिरकोनियम, टाइटेनियम या हैफनियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज टाइटेनियम। ये तीन मेटल्स के लिए मेनली इस्तेमाल होता है। करते क्या है, जैसे जिरकोनियम को I2 के साथ हिट किया तो ये ZrI4 बन गया। इसके पास होता है वोलेटाइल नेचर, इसको उड़ा दिया, कंडेंस कर लिया, फिर उसको हीट कर दिया, Zr अलग हो गया प्योर और I2 अलग हो गया, आपने को प्योर मिल गया जिरकोनियम। तो यही मेथड है, इसको बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। डेफिनेशन एक बार ध्यान दे लो, क्या कहता है, अ मेटल इज कन्वर्टेड टू द वोलेटाइल कंपाउंड। अलग मेटल के लिए अलग कहानी होगी। दैट कैन बी फर्दर डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। वोलेटाइल में कन्वर्ट किया, उसके बाद डिकम्पोज कर लिया, अपना काम बन गया। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया तो फटाक से हैंड रेज करो, और अगर समझ आ गया तो फटाक से छापो, और क्या। डन है। ये याद रखना कि एक कंपाउंड वोलेटाइल है, यहाँ मेटल वोलेटाइल नहीं है, उसको एक कंपाउंड में बनाया गया जो कि वोलेटाइल नेचर रखता है। ऐसा नहीं है कि निकल को गर्म कर दिया वो उड़ गया, नहीं, निकल कार्बोनिल उड़ा था, निकल नहीं उड़ा था। ठीक है, करो फटाफट से। इन मेथड्स को ध्यान रखना, मॉन्स और वैन आर्कल बहुत एग्जाम में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, दैट इज वैन आर्कल एंड मॉन्स प्रोसेस रिएक्शन, खास करके। ठीक है, तो मॉन्स में निकल को प्यूरिफाई करते हैं कार्बोनिल बना के, और वैन आर्कल में जिरकोनियम के लिए, मेनली जिरकोनियम के लिए प्यूरिफाई करते हैं जिरकोनियम आयोडाइड बना के। ठीक है, छाप लिया, छाप लिया क्या सबने, छापो 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 भाई छापो।
बिल्कुल दीक्षा कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक जो है वो सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन आयरन में कहाँ यूज किया था? आयरन में यूज किया क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? नहीं किया। ठीक है, सो डिपेंड्स, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा हम प्रोसेस करते हैं। हमने जो पढ़ा एक्चुअल में वो मेटल्स जो अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम के हैं, पर हमने सारे मेटल्स के बारे में थोड़ी पढ़ा। और जो डेली लाइफ में जैसे कॉपर है या गोल्ड है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ज़्यादा काम आता है। ठीक है, जिंक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग उसमें ज़्यादा काम आता है डेली लाइफ वालों में। लेकिन आयरन में नहीं काम आता, आयरन सबसे ज़्यादा यूज होता है बट उसमें नहीं आता। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी नहीं होता, एल्यूमिनियम में भी हुप्स प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया किस तरीके से हम मेटल्स को एक्स्ट्रा प्यूरिफाई करेंगे। जिरकोनियम प्लस जिंक, क्या कहना चाहता है? जिरकोनियम नॉट जिंक। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज वेपर फेज के बाद नेक्स्ट मेथड दैट इज जोन रिफाइनिंग। देखो जोन रिफाइनिंग की कहानी क्या है, समझो इस चीज को। होता क्या है कि एक ये हीटर है, गोला सा एक एक हीटर है। ठीक है, और उसके अंदर में क्वाइल समझ लो, ये एक क्वाइल का हीटर है, ऐसा समझ लो ये क्वाइलिंग है। और ये हीटर है जो गोला फॉर्मेट। ठीक है, टोरॉइड पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, गोला सा एक हीटर है। होता क्या है कि उस हीटर के अंदर से ना मेटल के रॉड को पास कराया जाता है। वो मेटल के रॉड को जब पास कराते हैं तो समझो उस चीज में क्या होता है। जैसे ये मेटल का रॉड है, जब पास होगा हीटर के अंदर से, तो इसमें जो भी इम्प्योरिटी अंदर में होगी वो क्या होगी कि मेल्ट होके इसके सरफेस पे चली आएगी। अब जैसे ही मान लो ये हीटर से ये पास हो रहा है, फॉर टाइमिंग समझो ऐसे, मान लो कि इसको हीटर से पास करा रहा हूँ मैं, ऐसे यहाँ से पास हो रहा है हीटर से। सो हीटर से, अब देखो ऐसी कहानी, एक्चुअली मूव तो करता है हीटर, पर दोनों में से किसी को मूव करा सकते हो, मना नहीं है, दोनों ही चलता है। किसी में मेटल मूव करेगा, किसी में हीटर मूव करेगा। मान लो मैं यहाँ पे हीटर को मूव करा रहा हूँ इस मेटल के ऊपर से, तो देखो जैसे ये हीटर मूव करेगा आगे, तो ये करेगा क्या कि जो यहाँ इम्प्योरिटी जो मेल्ट होती गई, इसको अपने पास में लेके आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और इस पॉइंट पे आके इसको कलेक्ट कर देगा। इसी तरीके से बार बार ये हीटर पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे ये करेगा, और यहाँ सारी इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाएगी। लास्ट में इस पोर्शन को काट के बाहर निकाल दिया जाएगा, हमको ये मेटल मिल जाएगा। इसमें खासियत क्या है जोन रिफाइनिंग में, कि यहाँ से अल्ट्रा प्योर मेटल मिलता है। जरूरी नहीं है मेटल, ये सिलिकॉन के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। सिलिकॉन में मतलब खास करके बहुत ज्यादा प्योरिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हम क्या बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमें वहाँ प्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और भी नाम है, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। मैं बताता हूँ, ध्यान देना। फॉर अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन चाहिए तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका नाम भी है। उसके बाद होता क्या है, स्टेप देखो तो, मेल्टेड इम्प्योरिटीज क्रिस्टलाइजेज ऑन द सरफेस। जो मेल्ट की हुई इम्प्योरिटी है वो सरफेस पे क्रिस्टलाइज होगी और उसको कट करके वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। दैट कैन बी रिमूव्ड इजीली, उसको आसानी से वहां से बाहर निकाल सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू अचीव, दिस इज अचीव या अटेन लिख लो। अटेन प्योरिटी ऑफ 7,9, दिस इज नोन एज 7,9। ये जो लिखा हुआ है दिस इज 7,9। 7,9 का मतलब समझ लो क्या होता है। 7,9 का मतलब होता है 99.9999%। ठीक है, 7 हो गया ना, 3 2 5 और 1 7। ठीक है, तो ये 7,9 मतलब 99 पॉइंट, उसके बाद 5 to 9, इतना परसेंट अगर आपको प्योर मेटल चाहिए या प्योर चीज चाहिए तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ से अल्ट्रा प्योर हमको मिलता है मेटल, और किसी तरीके से इतना ज्यादा प्योर हमको मेटल नहीं मिलता। जरूरी नहीं है मेटल, सिलिकॉन भी हो सकता है। मतलब कोई भी एलिमेंट हमको इस मेथड से बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत प्योर मिलता है। पर ये ध्यान रखना, सबके लिए सब मेथड इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आयरन को भी इसी से कर दो, नहीं। जिसमें जैसी इम्प्योरिटी, जिस मेटल का जैसा नेचर, उसके अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख सकते हो, फॉर सिलिकॉन। छापो फटाफट से, कोई तकलीफ लगे तो पूछो, और अगर नहीं लगे तो छाप। और क्या, छापना ही तो है इसमें।
दीक्षा बोल रही है कि भैया वो जो हीटर है वो सिर्फ इम्प्योरिटी कैसे आए करेगा, वो पूरा सब्सटेंस नहीं जाएगा। देखो दीक्षा, ये मेटल है, मेटल आसानी से मेल्ट नहीं होगा, लेकिन इम्प्योरिटी इसमें जो है वो आसानी से मेल्ट होने वाली है। वो आसानी से मेल्ट हो रही है और इसके सरफेस पे आके क्रिस्टलाइज हो जा रही है, इसके सरफेस पे आके कलेक्ट हो जा रही है। ये आगे बढ़ते जा रहा है, उस इम्प्योरिटी को अपने साथ चिपकाए हुआ आगे लेके चलते जा रहा है। बिल्कुल ऐसे समझो ना जैसे ये मेटल जो है उसके पसीने निकल रहे हैं, उस पसीने को लेके वो आगे क्या कर गया, मूव कर गया, यहाँ पे आ गया, इसको कट करके बाहर निकाल गया। डन है? दोनों में से किसी को मूव करा सकते हो, चाहो तो रॉड, चाहो तो हीटर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और वो एक दूसरे के साथ क्रिस्टलाइज भी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे क्रिस्टलाइजेशन होना, इसीलिए बोलते भी हैं इसको दिस इज अ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल का मतलब क्या हुआ, कुछ पार्ट वहां क्रिस्टलाइज होता है, कुछ पार्ट जैसे के तैसे रहता है। जैसे पढ़ते थे ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग के लिए अलग अलग कहानी, यहाँ पे सेम कहानी है। बिल्कुल, एनर्जी तो ऑब्वियस है ना, हीटर है यूज कर रहे हो, एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, सिलिका, सिलिका क्या है बेटा दिव्यांशु, सिलिका क्या है? सिलिकॉन ही तो है, SiO2 ही तो है। ठीक है, चलेगा? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज लिक्वेशन। देखो ये लिक्वेशन मेथड क्या है, ये तब इस्तेमाल होता है जब अपने पास मेटल जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो। सो कैन बी यूज्ड व्हेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेस, इम्प्योरिटी हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्योरिटी का ज्यादा हो। क्या करते हैं, एक ऊंचाई पे, मान लो ऊंचा जगह, ऊंचे जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे पूरे पूरे मेटल को, इम्प्योर मेटल को रख दिया, इम्प्योर मेटल को रख दिया, उसको क्या कर दिया, नीचे से गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो ये मेटल क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनने के बाद ये जो सीढ़ी नुमा चीज है, ये जो स्लोप है, इससे मेटल नीचे चला आएगा। ठीक है, मेटल नीचे चला आएगा लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में, इसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, अपने पास प्योर मेटल मिल गया, और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, इम्प्योरिटी, क्योंकि वो तो मेल्ट होने वाला नहीं है। सो ये हीट किया, ऊपर में मेटल मेल्ट हुआ, नीचे में आके कलेक्ट हो गया, दिस इज द प्योर मेटल। डन है, छापो फटाफट से, आसान सा है। टीन और लीड के लिए मेनली इस्तेमाल करते हैं इसको, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। करो फटाफट से। इसके साथ कुछ पार्ट इम्प्योरिटी भी, बिल्कुल दिव्यांशु, पर ये अब ऐसा थोड़ी कि अल्ट्रा प्योर हमको चाहिए। अरे मान लो 2% इम्प्योरिटी था, अब 0.5% आ ही गया तो क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन कुछ तो अलग होगा ना, पॉइंट ये है। अब ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है, आसान भाषा में बस हम पढ़ लेते हैं। छाप लिया सबने?
चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट है दैट इज डिस्टिलेशन। नंबरिंग के लिए मत जाना, नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या चीज है? तो भैया डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, समझो डिस्टिलेशन में क्या होगा। मेटल लिया, मेटल को क्या कर दिया ना, गर्म किया, उसको गर्म किया और गर्म करके मेटल को ही वेपराइज कर दिया। ध्यान से सुनना, वेपर फेज रिफाइनिंग में किसी चीज से रिएक्ट करा के वेपराइज किया, यहाँ मेटल को डायरेक्टली इतना गर्म किया कि वो वेपर फॉर्म में आ गया, लिक्विड बना, लिक्विड से वेपर बना, उस वेपर को कंडेंस कर लिया, मेटल अलग मिल गया, जो वहां इम्प्योरिटी थी वो जहां पे गर्म कर रहे थे वही रह गई। कब यूज होगा ये तब यूज होगा जब मेटल की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, मतलब वो लिक्विड जो है वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो। और इम्प्योरिटी का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इम्प्योरिटी वहां वेपराइज नहीं हो लेकिन मेटल क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, तब जाके इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मेनली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जिंक, मर्क्यूरी और आर्सेनिक के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। छापो फटाफट से, नंबरिंग चेंज कर दे अपन। तो कौन कौन सा पढ़ लिए, वेपर फेज, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, वेपर फेज हो गया, जोन हो गया, लिक्वेशन हो गया, डिस्टिलेशन चौथा। तो दिस इज फोर्थ वन। छापो फटाफट से, लिक्वेशन, सॉरी डिस्टिलेशन। लिक्वेशन का एक्सटेंडेड, हाँ कह सकते हो, लिक्वेशन में लिक्विड बना लिया, अब इसको गैस बना के अलग कर लिया, ठीक है। वेपर फेज और लिक्वेशन का मिला जुला है, ठीक है, दैट इज डिस्टिलेशन। हो गया, छाप लिए। चलो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की कहानी कैसी है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में करते क्या है कि एक हम सेटअप लेते हैं, मतलब एक ऐसे समझ लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या किया कि जिस भी मेटल को, समझो ध्यान से सुनना, जिस भी मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है उस मेटल का एक इलेक्ट्रोड बना लेंगे, एक रॉड ले लेंगे। सो ये वाली जो कहानी है ध्यान से देखो। सो इसमें क्या किया, ये एक बर्तन लिया, इस बर्तन में क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, तो सॉल्यूशन किसका होगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल होगा। मान लो मैं चाहता हूं कि कॉपर को मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं चाहता हूं कॉपर को प्यूरिफाई करना। सो मैं ये जो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, या तो कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कुछ इस तरह का, मतलब कॉपर का सॉल्ट हो। उसके बाद क्या करेंगे कि कॉपर का एक इम्प्योर रॉड ले लेंगे। ध्यान से देखो, ये एक इम्प्योर रॉड है, कॉपर का एक इम्प्योर रॉड ले लेंगे, ठीक है। उसको कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, दैट इज इम्प्योर मेटल को। और प्योर मेटल एक ले लेंगे जिसको हम कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल से। एक इम्प्योर रॉड लिया जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया, और एक प्योर ले लिया जिसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, निगेटिव से। ध्यान रखना ये दोनों मेटल कॉपर ही होगा अगर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो। मतलब कॉपर को रिफाइन करने के लिए पहले से आपके पास थोड़ा प्योर कॉपर होना जरूरी है, ठीक है। सो प्योर को कनेक्ट किया इससे, इम्प्योर को कनेक्ट किया इससे। अब होगा क्या, इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से, बैटरी लगा दिया। होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा ये कि टाइम के साथ ये धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो इम्प्योर वाला जो सरफेस है, ये टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा ना, ये कम होते जाएगा, ये इम्प्योर मेटल कम होते जाएगा।
और यहाँ पे जाके प्योर मेटल जो है वो कलेक्ट होते जाएगा, यहाँ पे जाके ये क्या होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा। मतलब टाइम के साथ क्या होगा, इम्प्योर वाले रॉड की थिकनेस कम होती जाएगी और प्योर वाले की बढ़ती जाएगी, अपना काम बन गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्योर वाले को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, इम्प्योर वाले को पॉजिटिव से। यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज नोन एज कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, तो दिस इज नोन एज एनोड, ठीक है। सो दिस इज एनोड, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला जो है, दिस टर्मिनल इज नोन एज कैथोड, और जहाँ पे इम्प्योर को कनेक्ट किया है उसको किससे रखा है, तो इम्प्योर को एनोड पे और प्योर को कहाँ पे, कैथोड पे। टाइम के साथ ये क्या होगा, थिकनेस एनोड का कमते जाएगा और आपके पास कैथोड का बढ़ते जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, इस वाले डिस्टिलेशन वाले को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। प्योर मेटल कहाँ कनेक्ट होगा, कैथोड पे। बैटरी का कौन सा टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। टाइम के साथ क्या होगा, थिकनेस इंक्रीजेज विथ टाइम, तो थिकनेस इंक्रीजेज विथ टाइम। नेक्स्ट वाला क्या है, इम्प्योर मेटल, एनोड पे लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। कहानी क्या रहेगी यहाँ पे, तो थिकनेस डिक्रीजेज विथ टाइम, यहाँ पे एनोड की थिकनेस क्या होगी, टाइम के साथ घटते चली जाएगी। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ लगे तो पूछ लो, भैया समझ में नहीं आया, जादू होगा, जल्दी छापो, ठीक है। टंगस्टन के बारे में हमको नहीं पढ़ना, तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है निमेश। अब इसके लिए बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होंगे, जैसे टंगस्टन का एक्सट्रैक्शन हम नहीं पढ़ते, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इम्प्योर को हम कनेक्ट करते हैं एनोड से, प्योर को कैथोड से। यहाँ एक और भी बड़ी खास बात होती है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसके बारे में। जब ये प्यूरिफिकेशन को करते हैं तो यहाँ पे नीचे में ना क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल्स यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। हालांकि इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं जस्ट एनोड के नीचे में। तो इसको थोड़ा सा और साइड में बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और इधर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना कि वेस्ट मटेरियल, यहाँ पे भाई साहब कौन है, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे थोड़े वेस्ट मटेरियल यहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। इस वेस्ट मटेरियल को बोला जाता है एनोड मड। जब कॉपर को यहाँ प्यूरिफाई करते हैं तो यहाँ वेस्ट मटेरियल मिलता है, दैट इज नोन एज एनोड मड। और ये एनोड मड कहने के लिए मड है, लेकिन इसमें बहुत बहुत मतलब एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मेटल्स इसमें मिलते हैं। अपने को यहाँ प्लेटिनम, स्टैनम, इस तरह के बहुत, सेलेनियम, इस तरह के बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे मिल जाते हैं जब इसको बाद में प्यूरिफाई किया जाता है। तो कॉपर के प्यूरिफिकेशन में एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, दैट इज एनोड मड, और उसमें भी बहुत एक्सपेंसिव चीजें देखने को मिलती हैं। तो उस पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज एनोड मड। डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इस पूरे प्रोसेस को, ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया, ठीक है। सो एनोड मड contains metals like PT, PT, PD, Fe, ठीक है।
इस तरह के मेटल्स, प्लेटिनम, पैलेडियम, सेलेनियम, इस तरह के मेटल्स इसमें मिलते हैं। छापो फटाफट से। फिर आते हैं अपन लास्ट मेथड, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, और उसके साथ इस चैप्टर का हो जाएगा स्वाहा। बोलो अनिमेश बाबू। सर ये क्या लिखा है? भाई मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ पे बोल रहा है? एक्वस, CuSO4 एक्वस, AQ। ठीक है, चलो। एनोड मड वहां नीचे क्यों है? दीक्षा, उधर से मेटल जो है वो निकल रहा है, मेटल के आयन वहां से निकल रहे हैं, यहाँ से देखो, ऐसे समझो, कॉपर यहाँ से इसमें जंप किया, फिर यहाँ जाके कलेक्ट हो गया, लेकिन जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ रह जाएगा? वो नीचे ही में तो रह जाएगा, उसके नीचे गिर जाएगा वहां पे, यहाँ आके नीचे में कलेक्ट हो गया, बाद में हमने इसको बाहर निकाल दिया। इसी सेम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मेथड होता है जब हम सुनते हैं, जो बोलते हैं ना कि ज्वेलरीज पे गोल्ड का लेयर लगा देना, सोने का पानी चढ़ाना, सेम मेथड होता है। जिस ज्वेलरी पे पानी चढ़ाना होता है उसको हम बनाते हैं कैथोड निगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल से चिपका देते हैं गोल्ड को। सेम प्रोसेस करते हैं, सोने का पानी चढ़ जाता है, इधर से मेटल निकल के उधर चिपक जाता है। डन है दीक्षा? आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये जितना सुने हो, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर लगाना, सेम इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलो लास्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। कौन सा था ये? पांचवा, छठा। देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, पहली चीज तो ये यूज किया जाता है स्पीड ऑफ आयंस के अकॉर्डिंग। हमको इतना नहीं जानना स्पीड ऑफ आयंस पे क्या है इसका प्रिंसिपल, पर हाँ इसका डिफाइनिंग प्रिंसिपल होता है, दैट इज स्पीड ऑफ आयंस। होता क्या है समझो इस चीज को, एक क्या किया है, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मोल्टेन मेटल को रख लिया, ठीक है। अब इस मोल्टेन मेटल में क्या किया कि एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को डिप कर दिया जाता है। बचपन में पढ़े थे, याद करोगे तो क्रोमेटोग्राफी आपको बचपन में पढ़ाया गया था, जिसमें डाइज को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सो किया क्या गया कि इसमें क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है। अब पहले होता था वो फिल्टर पेपर टाइप की एक चीज होती थी, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता था। अब एक कॉलम होता है, कॉलम का मतलब एक ट्यूब टाइप की चीज होती है, ठीक है, नीचे में थोड़ा शार्प होता है, इसको इसमें डिप कर देते हैं। होता क्या है कि जो भी यहाँ पे एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, एक्सपेंसिव या फिर बहुत जो ट्रेसेस में मेटल हैं जो बहुत कम मिलते हैं, वो मेटल्स यहाँ पे मेनली एक्सट्रैक्ट होते हैं। वो होंगे क्या कि यहाँ से क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जाएंगे और इसमें जाके यहाँ कहीं पे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रहता क्या उस कॉलम में, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे से जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का टुकड़ा लेते हैं, तो उसी तरीके का एक ऐसे समझ लो कि सुई है, सुई जैसा होता है ना, इंजेक्शन जैसा शेप होता है, उसी शेप का होता है। उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पिबल्स डाल देते हैं, स्टोन्स स्टोन्स, अब जैसा मेटल उसके अकॉर्डिंग वो चीज डाली जाती है, और उसको क्या करते हैं कि जहाँ पे मोल्टेन मेटल उसमें डिप कर दिया, हमको जिसको निकालना था, अगर उसमें क्रोमेटोग्राफिक वाला नेचर है तो वो उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर उस सरफेस पे उस जगह पे आके कलेक्ट हो जाएगा, हम बाहर निकाल लेंगे। मोटे तौर पे समझ लो कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये कब यूज किया जाता है? सो जहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ मेटल अवेलेबल है, बहुत थोड़ी सी चीजों को निकालना है, बहुत बहुत ट्रेसेस में मेटल अवेलेबल है, तो ये यूज फॉर metals
प्रेजेंट इन ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब क्या हुआ, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में अगर मेटल प्रेजेंट है तो उसको एक्सट्रैक्शन के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, चलो सो ये आपके पास कहानी हो गई क्रोमेटोग्राफी की, फटाफट से बनाओ। दिस इज क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ठीक है, और ये हो गया आपके पास मेटल। छापो फटाफट से। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है द एंड। आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आपके पास बस है याद करना, फैक्ट्स याद रखना, क्वेश्चंस करो एनसीईआरटी के, उनको याद रखो। और इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं यार, अगर थोड़ी बहुत मेन चीजें भी याद रखोगे तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी के डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो। मजे मजे हैं फिर तो। ठीक है, किसी का डाउट है, कुछ पूछना है, कोई चीज पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, डन है। सो अगले क्लास से अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। चलो ठीक है, ठीक है। तो जिसको डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दूं।